Welcome students to the YouTube channel of learning, and this is your Daniel sir back with another video. Yes students, we are starting a very important chapter. Rather, this is the second part of the chapter. If you will go back and look at the playlist, you will find a video on replication, which is on the chapter molecular basis of inheritance. One of my first videos, if you will find. This is the continuation from replication. We are doing central dogma. Yes students, central dogma is a concept given by Francis Crick. उन्होंने क्या कहा था? The unidirectional flow of information from DNA to RNA to protein. Yes, है ना? तो डीएनए से डीएनए जब बनता है उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. प्लीज गो बैक एंड रिवाइज इट. Today we will be focusing on this section, which is called the traveling of information from DNA to mRNA. DNA से mRNA कैसे बनता है? The process is 100% is called transcription, and today we will be focusing on transcription, the mechanisms of transcription. Transcription कैसे होता है, right? तो please take out your exercise books, pay attention. We are going to begin right away. चलो जल्दी से सीखते हैं हम लोग कि एक डीएनए का डबल स्ट्रैंड कैसा दिखता है. सो दिस इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ये मैंने कुछ बेसिस लिखा है डीएनए का, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम. बाय नाउ आई गेस तुम लोग को डीएनए का पोलैरिटी के बारे में पता होगा. क्यू 5 प्राइम होता है, क्यू 3 प्राइम होता है. इसके बारे में मैं डिस्कस बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं. नाउ यहां पे एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर आके लगता है एक बहुत ही मैजिकल सा एंजाइम विच इज कॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज. ना अगर तुम लोग मेरा डीएनए रेप्लिकेशन का वीडियो देखे हो तो तुम लोग को पता होगा दैट डीएनए रेप्लिकेशन में देयर वर 6 to 7 डिफरेंट एंजाइम्स. बहुत सारा एंजाइम्स का जरूरत पड़ा था डीएनए का रेप्लिकेशन के लिए. इट वाज अ वेरी माइटी प्रोसेस, राइट? ट्रांसक्रिप्शन उतना लफड़ा नहीं है. ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ एक ही एंजाइम लगता है एंड द जॉब इज डन, right? The name of the enzyme is RNA polymerase. Now RNA polymerase क्या करता है कि डीएनए का एक स्ट्रैंड को रीड करके, yes my dear students, डीएनए का एक स्ट्रैंड को रीड करके वो क्या बनाता है? एक mRNA बनाता है, राइट? इट्स अ मिसकंसेप्शन. डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड होता है उसमें एट अ टाइम एक ही स्ट्रैंड में जीन होता है ना? एक ही स्ट्रैंड में जीन होता है. व्हाट इज जीन? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच एनकोड्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन. पहले उसका एमआरएनए बनता है, फिर एमआरएनए से ट्रांसलेशन होकर के प्रोटीन बनता है. आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो वन ऑफ द स्ट्रैंड गेट्स ट्रांसक्राइब्ड एट अ टाइम, ठीक है? और जिस स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है, देखो स्टूडेंट्स यहां पे ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला जो स्ट्रैंड है उसका मैं ट्रांसक्रिप्शन कराया हूं. यहां पे ट्रांसक्रिप्शन हो कि ये इसका एमआरएनए मिला है. तो जो स्ट्रैंड के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज काम कर रहा है उस स्ट्रैंड को हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है? इसका ऑपोजिट स्ट्रैंड को हम लोग बोलते हैं नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड. ये वाला नोमेनक्लेचर सारा स्टूडेंट्स को समझ में आता है. व्हाई इज इट कॉल्ड टेम्पलेट एंड व्हाई इज इट कॉल्ड नॉन टेम्पलेट? इसके बाद वाला समझने में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. चलिए आइए, ये वाला स्ट्रैंड को हम लोग नॉन कोडिंग और ये वाला स्ट्रैंड को हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड किस लिए बोलते हैं? इफ यू लुक एट इट वेरी केयरफुली, यहां पे तो ऑब्वियसली तुम लोग को पता है वॉटसन एंड क्रिक बेस पेयरिंग जैसे रेप्लिकेशन में हुआ था वैसे यहां पे होता है. यहां पे बेसिकली क्या होता है आप लोग को जल्दी से हम समझा देते हैं. ट्रांसक्रिप्शन में अगर यहां पे ए रहेगा, है ना, तो उसके एमआरएनए में क्या रहेगा? टी रहना चाहिए था, राइट? लेकिन टी रह नहीं सकता. क्यों? क्योंकि आरएनए में थायमीन होता ही नहीं है. इसी के लिए इसकी जगह पे क्या आएगा? यू आएगा, ठीक है? बिकॉज आरएनए में यूरासिल होता है ना? और अगर यहां पे टी है तो यहां पे आराम से आ जाएगा, है ना? अगर यहां पे सी है तो यहां पे आराम से जी आएगा, और अगर यहां पे जी है तो आराम से यहां पे सी आएगा, है ना? तो ये जो मेरा है ये एमआरएनए में आएगा अगर ये मेरा डीएनए में है. दीज आर द वेरी सिंपल रूल्स, है ना? वॉटसन एंड क्रिक बेस पेयरिंग का ही रूल है यहाँ पे, बट अ लिटिल मॉडिफाइड, ठीक है? तो वही रूल से, यही रूल को मद्देनजर रखते हुए आई हैव क्रिएटेड दिस एमआरएनए कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. नाउ अगर आप ये वाला स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन, टीएक्सएन का मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन करा के ये एमआरएनए अगर आप लिखेंगे
तो ये वाला पर्टिकुलर mRNA में you will observe that this particular strand of mRNA is resembling very closely with this particular strand, है ना। अगर आप बहुत केयरफुली, इफ वेरी केयरफुली यू विल ऑब्जर्व कि ओनली द टीज आर रिप्लेस्ड विथ यू। देखो सिर्फ सारा टी को हम क्या किए हैं, यू से रिप्लेस कर दिए, हाँ कि ना, है ना। हम तो इसका ट्रांसक्रिप्शन किए थे, लेकिन अल्टीमेटली मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है एक ऐसा स्ट्रैंड जो कि एकदम इसकी तरह दिख रहा है। ओनली द टीज आर रिप्लेस्ड विथ यूज, यस और नो। इसी के लिए ये वाला स्ट्रैंड को हम लोग बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, बिकॉज इट विल रिजेंबल द कोडॉन। अब कोडॉन क्या है, इसके लिए आप लोग को मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा, अभी मैं एकदम एक्सप्लेन नहीं कर सकता व्हाट इज कोडॉन, राइट। आई विल एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ कोडॉन्स, बट इसके अंदर कोडॉन्स रहता है एंड इट रिजेंबल्स वेरी क्लोजली विद दिस पर्टिकुलर स्ट्रैंड। इसी के लिए ये स्ट्रैंड को हम लोग बोलते हैं कोडिंग और ये स्ट्रैंड को हम लोग बोलते हैं नॉन कोडिंग। बात समझ में आ रहा है? बात बड़ा ही सिंपल सा है ना, right? And this particular strand is called the sense strand and this is called the antisense strand. ये nomenclatures are very very important of the two different strands because यहां से बहुत सारे types के questions आएंगे, है ना स्टूडेंट्स। तो नीट में अगर आपका एक क्वेश्चन आ जाए कि आपको एक डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड दे दे, बोले इसका mRNA लिखो, तो बड़ा सिंपल है भाई, जो टेम्पलेट का पोलैरिटी है, पोलैरिटी चेंज करो, ये 3 प्राइम से शुरू हो रहा है, इसको 5 प्राइम से शुरू कराओ, राइट। और उसके बाद ये रूल्स जो हम तुमको बताए हैं, ये रूल्स को फॉलो करते हुए एकदम इसका mRNA आराम से लिख दो। लेकिन कभी कभी तुम लोग को कंफ्यूज करने के लिए वो लोग क्या करता है, वो लोग बोल देता है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड नहीं, ये नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है। नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड दिया हुआ है, उसके बाद तुम mRNA का सीक्वेंस लिखो। तो कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, ना तुमको पोलैरिटी चेंज करना है, ना कुछ करना है, तुम वो पूरा स्ट्रैंड को लिख दो, सिर्फ टी को हटा के यू लिख दो, है ना। जहां जहां पे टी है वहां वहां पे यू लिख दो, आराम से तुम्हारा mRNA बन जाएगा, राइट। और याद रखो ये तीनों नोमेनक्लेचर, ये एक ही स्ट्रैंड का तीनों नाम है, यहां भी और यहां भी। इसको भूलोगे तो फिर काम नहीं चलेगा। क्लियर है? चलो आओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट we talk about a transcription unit। एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कैसा दिखता है आइए समझते हैं, राइट। ये मान लो डीएनए का डबल स्ट्रैंड है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, राइट, करेक्ट। तुम्हारा जीन जो होता है ना, योर स्ट्रक्चरल जीन, तुम्हारा एक्चुअल में जो जीन होता है वो होता है बीच में, है ना, जिसको जीन हम लोग बोलते हैं, जिससे हम लोग को प्रोटीन मिलने वाला है। एक्चुअल कोडॉन्स यहीं से मिलेंगे हम लोग को, है ना। ये डीएनए के स्ट्रक्चरल जीन के थोड़ा सा आगे, राइट, जस्ट अपस्ट्रीम, इसको हम लोग बोलते हैं अपस्ट्रीम, है ना, आगे वाले। तो अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन यू विल फाइंड अ रीजन व्हिच इज कॉल्ड द प्रमोटर सीक्वेंस। व्हाट इज द प्रमोटर सीक्वेंस? देखो अभी मैंने एक स्पेसिफिक तुमको बताया था दैट आरएनए पॉलीमरेज इज द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन, राइट। जैसे हेलिकेज वाज स्टार्टिंग में रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशन, याद है? हेलिकेज डीएनए को क्या करता था, राइट, डीएनए को मेल्ट करता था, अनवाइंड करता था। कहां पे करता था बताओ? ओराई सीक्वेंस में। वैसे यहां पे तो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होना चाहिए ना बेटा, जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, है ना। तो ये आरएनए पॉलीमरेज का जिम्मेदारी है कि वो पहचाने, it is the responsibility of the RNA polymerase to recognize the particular gene and transcribe from there। क्योंकि तुम्हारा डीएनए बड़ा लंबा है और इसमें से 98% तो जंक है ना, कितना थोड़ा सा परसेंट में तुम्हारा एक्चुअल में जीन होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज बेचारा पहचानेगा कैसे? वो पहचानता है विद द हेल्प ऑफ समथिंग कॉल्ड एज प्रमोटर सीक्वेंस, है ना। आरएनए पॉलीमरेज के अंदर एक ऐसा सब यूनिट होता है, एक ऐसा पार्ट होता है जिसके बारे में बताएंगे, जो कि रिकॉग्नाइज करता है प्रमोटर सीक्वेंस को। तो प्रमोटर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है और यहां पे आके बैठ जाता है ना। आरएनए पॉलीमरेज सिट्स ऑन द प्रमोटर सीक्वेंस एंड स्टार्ट्स द जर्नी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो पहले प्रोमोटर सीक्वेंस, उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन, और ये वाला रीजन को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटर रीजन। देखो स्ट्रक्चरल जीन के बाद वाला रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटर रीजन। यहां पे आकर के द एसोसिएशन ऑफ द डीएनए विद द आरएनए पॉल खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब द जर्नी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन शुड एंड, है ना।
आर वी अंडरस्टैंडिंग? यहां पे कुछ टर्म्स है जो तुम लोग को जानना है। सबसे पहले तो प्रमोटर मैंने बोला, राइट, अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ डीएनए होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रमोटर रीजन, जिसको आरएनए पॉलीमरेज का एक पर्टिकुलर सेक्शन रिकॉग्नाइज करता है। तो ये प्रमोटर रीजन का सबसे इंपॉर्टेंट वाला प्रमोटर रीजन होता है तुम्हारा टाटा बॉक्स, है ना, टाटा बॉक्स इसको बोलते हैं या प्रिब्नाउ बॉक्स बोलते हैं। इसका सीक्वेंस याद रखना है, TA along with the polarity you have to remember, right? Now this was discovered by Goldberg and Hogness, इसी के लिए इसको गोल्डबर्ग हॉगनेस बॉक्स भी बोलते हैं। क्लियर है? इसको प्रोकैरियोट्स में प्रिब्नाउ बॉक्स बोलते हैं, है ना, यूकैरियोट में टाटा बॉक्स बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स में प्रिब्नाउ बॉक्स बोलते हैं। तुम्हारा CAAT बॉक्स भी है, बहुत सारा डिफरेंट बॉक्सेस है, लेकिन हम लोग के लिए टाटा बॉक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सवाल यह है कि आरएनए पॉलीमरेज जो इतना बड़ा सा एंजाइम है उसका कौन सा सब यूनिट पहचानता है, तुम्हारा टाटा बॉक्स को या फिर प्रमोटर रीजन को। आइए सीखते हैं। जो तुम्हारा एंजाइम यूज होता है, द एंजाइम विच इज यूज्ड इन ट्रांसक्रिप्शन इज आरएनए पॉलीमरेज। नाउ आरएनए पॉलीमरेज इज नंबर 1 अ मल्टी सब यूनिट एंजाइम। मल्टी सब यूनिट एंजाइम का मतलब एक काफी बड़ा सा एंजाइम है ना, राइट, क्वाटर्नरी मॉलिक्यूल है, राइट, बहुत सारा सब जैसे हेमोग्लोबिन में अल्फा 2 बीटा 2 था, यहां पे क्या है, अल्फा 2 2, बीटा 3, बीटा प्राइम 4, ओमेगा एंड सिग्मा, इसका मतलब 6 सब यूनिट्स होता है इसमें, अल्फा 2, बीटा, बीटा प्राइम, ओमेगा और सिग्मा। जब ये 6 एक साथ रहते हैं इसको बोलते हैं होलो आरएनए पॉलीमरेज, पूरा का पूरा आरएनए पॉलीमरेज, राइट। और इसका ये जो सिग्मा फैक्टर है ना, ये जो सिग्मा फैक्टर है ना, यही पहचानता है तुम्हारा टाटा बॉक्स को। ये जो सिग्मा फैक्टर दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन फैक्टर। इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन का क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज द इनिशिएशन फैक्टर, राइट। यही वो मॉलिक्यूल है या यही वो प्रोटीन है जो कि पहचानता है तुम्हारा प्रमोटर रीजन को, राइट। तो जब आरएनए पॉलीमरेज आता है, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल आता है, वो आकर के जब डीएनए में लगता है तो कौन सा रीजन प्रमोटर रीजन को पहचानता है, द सिग्मा फैक्टर और द इनिशिएशन फैक्टर, है ना। लेकिन एक बार जब जान पहचान हो जाए, जब ट्रांसक्रिप्शन शुरुआत होगा, तब क्या इस सिग्मा फैक्टर का जरूरत पड़ेगा? बिल्कुल नहीं जरूरत पड़ेगा। तो उसको निकाल दिया जाएगा, भाई तुम भागो, क्योंकि तुम्हारा काम हो गया है, अब ट्रांसक्रिप्शन मैं आराम से कर सकता हूं, है ना। तब उसके लिए सिग्मा फैक्टर को हटा दिया जाता है और आरएनए पॉलीमरेज बिकम्स कोर आरएनए पॉलीमरेज। कोर आरएनए पॉलीमरेज का मतलब क्या होता है, अल्फा 2, बीटा, बीटा प्राइम और ओमेगा, नो सिग्मा। सिग्मा का तो जरूरत ही नहीं है। अब बात समझ में आया? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को देखते हैं, राइट। लेट्स हैव अ लुक एट द स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, करेक्ट। चलो लेट्स हैव अ लुक। तो ट्रांसक्रिप्शन का 3 स्टेप्स होता है। एक को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, दूसरा को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन और थर्ड को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। इनिशिएशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? when the RNA polymerase recognizes the promoter sequence and sits on the promoter sequence, right, that particular phenomenon is called transcription initiation, which is favored by सिग्मा फैक्टर। ऑब्वियसली यहां पे देखो, यहां पे एक पर्टिकुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल लिए हैं हम, यहां पे आरएनए पॉलीमरेज के साथ कौन चिपका हुआ है भाई? सिग्मा फैक्टर। तो इसीलिए ये पूरा का पूरा जो आरएनए पॉलीमरेज है इसको हम क्या बोलेंगे? होलो आरएनए पॉलीमरेज। जब आरएनए पॉलीमरेज ये पर्टिकुलर प्रमोटर रीजन में जाकर के जब रिकॉग्नाइज करके अपना एसोसिएशन करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। अब इनिशिएशन के बाद मैंने क्या बोला है, ये बड़ा सा जो तुम्हारा सिग्मा फैक्टर, इसको एक लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा, बिकॉज काम हो चुका है, मैंने पहचान लिया है प्रमोटर रीजन को। तो यहां से ये बेचारा को रोते रोते निकाल दिया गया, ही इज वेरी अपसेट, राइट, करेक्ट, इसको निकाल दिया गया। तो अब क्या बच गया बताओ? तो अब क्या बच गया? होलो आरएनए पॉलीमरेज बच गया। अब ये होलो आरएनए पॉलीमरेज विल कंटिन्यू द जर्नी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, है ना। और यहां से क्या बनता चला आ रहा है? देखो एमआरएनए ये बनता चला आ रहा है ना। हम लोग 3 प्राइम पेरेंट स्ट्रैंड को रीड किए थे और मेरा 5 प्राइम एमआरएनए बनना
शुरू हुआ। तो याद रखना इसका भी जो डायरेक्शन होता है वो एकदम डीएनए पॉलीमरेज की तरह होता है। याद है डीएनए पॉलीमरेज का नखरा क्या था कि वो पेरेंट का 3 प्राइम को रीड करता है और जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है वो क्या बनाता है, 5 प्राइम से बनाता है। यहां भी एग्जैक्टली वही हो रहा है ना। द न्यूली सिंथेसाइज्ड एमआरएनए इट इज गेटिंग सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द 5 प्राइम ये बोलो पोलैरिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना। ये पेरेंट को 3 प्राइम में रीड कर रहा है और एमआरएनए को क्या बना रहा है, 5 प्राइम से बना रहा है ना। तो ये अपना जर्नी कंटिन्यू करता रहा टुवर्ड्स द राइट अंटिल इट विल फेस दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटर रीजन। टर्मिनेटर रीजन में जैसे ही आता है ना, इसका एसोसिएशन विद द डीएनए बिकम्स वेरी वॉबली। इसका एसोसिएशन डीएनए के साथ बहुत ही गड़बड़ वाला हो जाता है, वो एकदम परफेक्ट फिट नहीं है। तो एक तो ऐसी ये कमजोर है ना। कभी कभी ये ऐसी कमजोर होते होते निकल जाता है, या फिर कभी कभी एक भयंकर सा प्रोटीन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन फैक्टर। इसको रो फैक्टर बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेशन फैक्टर, राइट। तो ये पर्टिकुलर रो फैक्टर आकर के जब आरएनए पॉलीमरेज के पास आता है तो ये आरएनए पॉलीमरेज को जोर का धक्का लगाता है और आरएनए पॉलीमरेज तुम्हारा डीएनए से हट जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। तो कभी कभी याद रखना स्टूडेंट्स, तुम्हारा जो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन का जो रीजन है, टर्मिनेटर सीक्वेंस ऑन द डीएनए, दैट इज अलोन इनफ फॉर ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ रो प्रोटीन। उसको हम लोग बोलते हैं रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। कभी कभी रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन भी होता है कि रो प्रोटीन का जरूरत पड़ता है कि एक धक्का मारे कस करके, है ना, आरएनए पॉलीमरेज को, और आरएनए पॉलीमरेज को निकाल दे, है ना। तो ये हो जाता है तुम्हारा थर्ड स्टेप जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। देखो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन के बाद तुमको प्रोडक्ट्स क्या क्या मिलता है। तुम्हारा जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था वो तुमको वैसे का वैसे ही मिल जाता है। तुमको मिल जाता है एमआरएनए, तुमको मिल जाता है रो फैक्टर, और तुमको मिल जाता है आरएनए पॉलीमरेज। तो स्टूडेंट्स यहां पे देखो, राइट, इट्स लाइक जेरोक्सिंग फ्रॉम अ कॉपी, फ्रॉम एन ओरिजिनल कॉपी, है ना। तुम एक ओरिजिनल कॉपी को बार बार जेरोक्स कर सकते हो ना, एग्जैक्टली वैसे ही तुम एक ही डीएनए को बार बार ट्रांसक्राइब भी कर सकते हो। आ रहा है समझ में? बार बार तुमको बहुत सारा मल्टीपल कॉपीज ऑफ एमआरएनए यू विल गेट। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? क्लियर है ना, राइट। तो वापस से ये प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है टू गेट मल्टीपल कॉपीज ऑफ योर एमआरएनए। ऑब्वियसली यहां पे जो सिग्मा फैक्टर है वो तो ऑलरेडी निकल चुका है, देखो वो तो ऑलरेडी यहां पे निकल चुका है। और यहां पे बचेगा क्या, यहां पे बचेगा तुम्हारा कोर आरएनए पॉलीमरेज, रो फैक्टर, एमआरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये वाला जो कोर आरएनए पॉलीमरेज है ये वापस से जब इनिशिएशन शुरू करेगा तो ऑब्वियसली इट विल रिक्वायर द सिग्मा फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर से माफी मांगेगा, बोलेगा भाई सिग्मा फैक्टर तू वापस आ जा, है ना, बिकॉज अकेले तो मैं नहीं पहचान सकता ये प्रमोटर सीक्वेंस को, आई विल रिक्वायर योर हेल्प, है ना। तो अगेन इट विल टेक द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर एंड अगेन बिगिन द जर्नी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है? तो दिस इन शॉर्ट was the overall process of transcription। मैं बहुत ही जल्दी आऊंगा with post transcriptional modification और उसके बाद ट्रांसलेशन, राइट। आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा, कुछ नया सीखा ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। इफ यू हैव क्वेरीज, इफ यू हैव डाउट्स, as I usually say, right, please comment in the comment box. I will be happy to help. Keep learning, keep growing. Thank you so much.